तो बच्चों एक्सरसाइज 10.2 कराने से पहले मैं कुछ इसके बेसिक्स करा रहा था। तो अभी इसमें है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन इसका यूज भी एक्सरसाइज 10.2 में होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है, सपोज कीजिए अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी वो सबकी सब किसमें थी, 2 डायमेंशन प्लेन में, ठीक है। लेकिन आप सभी को 3 डायमेंशन प्लेन का पता होगा, जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं, पता है भाई। जैसे मान लो कि इस मकान का एक कोना है, तो यहां से देखो 1, 2 और 3। कौन कौन सी 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो अब ये 3 डायमेंशन में, तो सपोज कीजिए 3 डायमेंशन है हमारे पास। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। ये है ऑरिजिन, ठीक है। अब सपोजिटली एक पॉइंट यहां पर है बी स्पेस में, मतलब इनके बीच में कहीं, जैसे हमारे इस रूम के बीच में कहीं कोई पॉइंट है, उस कोने से अगर हम लें, कोई लाइन ड्रॉ कर दें, तो 3 डायमेंशन के बीच में एक ऐसा पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है, P, ठीक है। अब ये पॉइंट P एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये है अल्फा। ये वाला पॉइंट P वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल है बीटा। और ये वाला पॉइंट P z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, वो पॉइंट है गामा, वो एंगल है गामा। मेरी बात क्लियर आई? ये है हमारा पॉइंट P। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, y और z। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में, x, y और z। अब अगर मैं इसको पूरा का पूरा 3 डायमेंशन में, आपको ये अल्फा, बीटा और गामा समझ में आ गया। तो ये जो एंगल अल्फा, बीटा और गामा है, सॉरी इस एंगल आ गया यहाँ पे, अल्फा, बीटा और गामा, इनके जो कोसाइन्स है, इनके साइन, कॉस, टैन, इनका जो कोसाइन वाला एंगल है उसे कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं उसे, डायरेक्शन कोसाइन। तो इनका कॉस अल्फा, अगर हम इसे निकालना चाहें इस ट्रायंगल से पूरा सॉल्व करके, तो वो निकलेगा कॉस अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा इक्वल्स टू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड कॉस गामा इक्वल्स टू होगा हमारा z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अगर आप निकालना चाहोगे तो इसका डेरिवेशन काफी लंबा है, तो उसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप डायरेक्शन कोसाइंस लिख लीजिए, कीजिए इसे कॉपी। अब इससे नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। एडिशन ऑफ द वेक्टर्स में कोई भी 2 वेक्टर्स हैं तो उनको 2 रूल्स से ऐड किया जा सकता है, चाहे आप कोई भी रूल लगाओ। पहला रूल तो है लॉ ऑफ ट्राइंगल्स और दूसरा रूल है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहला वाला रूल लिखो, लॉ ऑफ ट्राइंगल्स, लॉ ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइंगल्स कैसे है, सपोजिटली मान लिया हमने कि हमारा कोई पार्टिकल है, वो पहले तो गया इस डायरेक्शन A से B, ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। उसके बाद वो B से गया
सी डायरेक्शन, बी से गया सी डायरेक्शन में, तो उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से सी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से सी, और उसकी डायरेक्शन देखना कौन सी है, सी पॉइंट मेरा यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन भी क्या है, ये वाली डायरेक्शन। नॉर्मली हम क्या करते थे, अगर आपको 9th क्लास का ट्राइंगल याद हो, ए से बी, बी से सी, फिर कहाँ जाते थे, सी से ए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ए से बी, बी से सी, और सी से ए से सी। तो यहां पर तो एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा सर ये क्या, अब मैंने लिखवाया ये क्या है, लॉ ऑफ ट्राइंगल्स। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल्स कैसे है, सपोजिटली मेरे पास में कहीं कोई एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर मेरे पास में है ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है, बी। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए कैसे ऐड होगा, मैं क्या करूंगा, इस ए वेक्टर को जहां पर ये है इसकी पोजीशन के पैरेलल ही लाते हुए, इसकी पोजीशन के पैरेलल ही लाते हुए इसके इनिशियल पॉइंट को दूसरे वाले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे ले जाऊंगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसके इनिशियल पॉइंट को दूसरे वाले वेक्टर के किस पर लेके आऊंगा, टर्मिनल पॉइंट पर। और इस क्योंकि ये वेक्टर किन चीजों से एसोसिएटेड है, इसमें क्या क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो अपने आप ही चेंज नहीं होगा, मैंने बताया इसकी जो लेंथ है एरो की वो किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को, और एरो हेड किसको शो करता है, डायरेक्शन को। और डायरेक्शन कब चेंज नहीं होती, जब हम पैरेलल चलते हैं, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं इस एरो हेड को इसके क्या लाऊंगा, पैरेलल लाऊंगा, और इसको भी मूव करा सकते हैं अपनी पोजीशन से, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात। तो अगर मैं ए को इसके पैरेलल लाता हूं, तो देखो ये, इसको मैं इसके पैरेलल लाऊंगा, तो ये जब इसके पैरेलल आएगी तो किस पॉइंट पे आके टिक जाएगी, कुछ ऐसे बनेगा ए, और ये क्या बनेगा, बी। मेरी बात क्लियर आ रही समझ में। अगर मैं इसको ऐसे करके पैरेलल लाऊं ना, ऐसे थोड़ा सा मेरा इतना पैरेलल नहीं दिखा, ऐसे करके इसके पैरेलल लेके आऊं, यहाँ पे रखूं, तो ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे, क्या बोल रहे सर, ए वेक्टर तो ये होना चाहिए ना, जो मतलब कि सीधा, मतलब नीचे वाला ये होना चाहिए, तो उसका नाम ये रख दे, वो तो नाम है, ठीक है। अगर हम इसको लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन गया हमारा वेक्टर ए। मेरी बात समझ में आई। अब अगर मुझे b प्लस ए लाना है, अभी a प्लस बी नहीं हो रहा है, b प्लस ए हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली शो हो रहा है कि अगर हम इस ट्राइंगल की तीसरी साइड को मिला देते हैं, इस ट्राइंगल की किस साइड को मिला देते हैं, तीसरी साइड, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा वेक्टर बन जाएगा, b प्लस ए, और एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसे कहते हैं इनका लॉ ऑफ ट्राइंगल। अब एक दूसरी चीज है लॉ ऑफ पेंडुलम। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल वैसे समझा रहा हूं, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा भी वेक्टर्स को ऐड करने की एक दूसरी मेथड है, वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किस बात पर बेस्ड है, देखो सपोज करो कि ये एक रिवर है, ठीक है, इस रिवर में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब माना कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं, ए से बी तक जाना चाहते हैं। हमने अपनी बोट स्टार्ट की, तो हम ए से बी तक चले जाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब हमारी बोट चल रही है तो उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, फ्लो भी आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रही है। तो हम यहाँ नहीं पहुंचेंगे, चाहे हम कितनी भी फास्ट बोट ले, थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा, कहाँ पहुंचेंगे, सी पर। ये बात समझ में आ रही है। तो यही हमारे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के साथ में।
अगर आप यहाँ पे भी देखो तो लॉ ऑफ ट्राइंगल में भी यही है, ए बी और सी हमें जाना है तो थोड़ा सा मुड़ गए। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक डायरेक्शन तो ये है ए, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन है बी। इस बार क्या है, दोनों के इनिशियल पॉइंट से, इस बार क्या है, दोनों के इनिशियल पॉइंट से। तो ये ओ बी, ए और बी, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब जो इन दोनों का सम होगा वो होगा कुछ इस डायरेक्शन, इसे इधर बना देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इसके भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ए और बी का जो सम होगा वो होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। वो क्या होगा, इसका डायगोनल। अगर हम क्या ऐड कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट्स। देखो इसी में लॉ ऑफ ट्राइंगल भी प्रूव हो रहा है। कैसे, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये वाला वेक्टर बी है, डायरेक्शन वही लिया मैंने, वेक्टर बी। तो देखो अगर हम लॉ ऑफ ट्राइंगल से भी चले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ए प्लस बी। और अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से चले कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो दोनों का सम क्या आ रहा है। मेरी बात आ रही है क्लियर समझ में, ठीक है। अब अगर हमें दो डायगोनल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, दो डायगोनल्स को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी यहीं पर समझा देता हूँ। एक्चुअल में तो तुम्हें नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा रहा हूँ। अब हमारे पास में बच्चों ये वाला वेक्टर क्या है, ए, और ऊपर वाला वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखो, वो माइनस ए होगा। देखो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज। नहीं, माइनस ए नहीं होगा। अगर हम उसकी डायरेक्शन को मान लो, सपोज इसकी डायरेक्शन तो ये है, इसके साथ तो ऐड नहीं हो पाएगा ना, और इसकी डायरेक्शन है बी, तो वो इस तरफ जाएगा। सब्ट्रैक्शन वाला तो अलग से ही बताना पड़ेगा इसमें। चलो आपको एडिशन तो आ गया समझ में, ये ए प्लस बी को भी बता देना चाहिए था मुझे। तो वैसे बी है, और अगर इसको इधर से लेके जाते हैं, अगर देखो इसकी बजाय सब्ट्रैक्शन इसी में आ जाएगा। ये मेरे पास में बी है, अगर मैं इस डायरेक्शन को इधर कर दूं, ऊपर वाली डायरेक्शन को किस साइड कर दूं, इस साइड, तो ये बी का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, मतलब दोनों का एक कॉमन पॉइंट ये आ गया, कॉमन टर्मिनल पॉइंट क्या आ गया, ये। तो ये जो दूसरा वाला डायगोनल है ये किसे शो करेगा, माइनस ए प्लस बी। क्लियर आई बात समझ में, नहीं आया? अच्छा, एडिशन तो आ गया, ठीक है। तो एडिशन के बाद में दूसरा वाला समझाता हूं। सपोजिवली सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास में जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये तो लिख सकता हूं। अब हमारे यही ए बी में बना रहा हूं, ये तो है मेरे पास में वेक्टर ए, ये है मेरे पास में वेक्टर बी, ये इस साइड है, ठीक है। अब अगर मुझे बनाना है नेगेटिव का वेक्टर बी, तो वो उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, यही होगा। मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा और डायरेक्शन भी यही होगी, लेकिन ऑपोजिट, मतलब इसके पैरेलल लाइन होगी इस साइड। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी पैरेलल लाइन होगी इस साइड। अब क्लियर बात समझ में आई, आ गई? अच्छा, ये वेक्टर ए है
तो इस वेक्टर ए को मैं इसी साइड ले जाता हूँ उसी डायरेक्शन के साथ सेम। अब मुझे क्या करना है, ए प्लस माइनस बी, तो वेक्टर ए प्लस माइनस बी। अगर मैं रूल ऑफ ट्राइंगल लगाऊं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, वो कौन सी लाइन आ रही है? नहीं आई बात समझ में? भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, तो वो कौन सी लाइन आ रही है? ए प्लस माइनस बी। तो दूसरा डायगोनल क्या शो करेगा? उसका सब्ट्रैक्शन। पहला वाला डायगोनल क्या शो कर रहा था? उसका एडिशन। क्लियर हुआ? तो एक काम करो आप, बस ये इसको लॉ ऑफ ट्राइंगल के नाम से, और ये लॉ ऑफ इसमें पैरेललोग्राम के नाम से फिगर बना दो, और ये एडिशन, ये वाला सब्ट्रैक्शन। कई बार जो है छोटा क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले एक चीज और सीख लीजिए, वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हेडिंग लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। देखो बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? कोई भी अगर हम नंबर देखें, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने 7 लिखा है, 7, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो एक्चुअल में ये नेचुरल नंबर क्या है? 3 4 5 6 1 का क्या है? 7 बार सम। मेरी बात आई समझ में? नहीं है? अगर हम कहें कि एक नंबर है 82, तो ये क्या है? 82 टाइम्स 1 को ऐड करके है। समझ में है? कोई भी नेचुरल नंबर है। अगर हम कहें 100, तो 100 क्या है? ये 1 का 100 टाइम्स करना। मेरी बात क्लियर आई है? नहीं आई बात समझ में? तो वो कंपोनेंट है 1 जो इन सभी नेचुरल नंबर्स को बना है। वो कंपोनेंट क्या है? 1 जो इन्हीं सभी नेचुरल नंबर्स को बना है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो एक्सिस है, O X Y एंड Z, इनमें ये जो कंपोनेंट है O X एक्सिस का जो यूनिट कंपोनेंट है वो है I। मतलब समझ लो इसके सभी के सभी जो इस पर जो भी डिस्टेंसेस हैं वो क्या है? I कैप का सम। जो काम यहाँ पर हमारा 1 कर रहा है, वो काम यहाँ पर क्या कर रहा है? ये यूनिट वेक्टर I कैप। मतलब इस पर जो डिस्टेंसेस आप चलोगे, 1 इंटू I, 2 इंटू I, 3 इंटू I, 4 इंटू I, 5 इंटू I, 6 इंटू I, 7 इंटू I, ये हो। मेरी बात समझ में आई? इसी तरीके से जो ये y एक्सिस है, इसके यूनिट कंपोनेंट का नाम दे दिया है z कैप। इसके यूनिट कंपोनेंट का नाम क्या दे दिया है? z कैप। मेरी बात क्लियर आई समझ में या नहीं आई? विकास भाई, जैसे नंबर्स इसमें ब्रेक हो रखे हैं, ऐसे क्या किया है इन्होंने? इन एक्सिस का जो यूनिट कंपोनेंट है उसे x एक्सिस वाले को i कैप, z एक्सिस वाले को z कैप, और सॉरी y एक्सिस वाले को z कैप, और z एक्सिस वाले को i j k कैप दे रखा है। ठीक है? इनका
ये क्या है, आई कैप एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया था कैप वाले नंबर क्या होते हैं, क्या बताया था, यूनिट वेक्टर, है ना। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो आई अपॉन मोड ऑफ आई, ओके। तो ये यूनिट वेक्टर है, मतलब एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसका क्या नाम दे दिया इसने, आई कैप। वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसका क्या नाम दे दिया है, जेड कैप। और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसका क्या नाम दे दिया है, जेड कैप। और इस पर चलने वाली डिस्टेंसेस को ऐसे मेजर कर दिया है, मान लिया आप सपोज करो यहाँ पे चले तो 2i कैप, यहाँ तक चले तो 3i कैप, यहाँ पर चले तो 2z कैप, यहाँ पर चले तो इस टाइप से। सपोजिवली अगर हमें इस 3 डायमेंशनल प्लेन में कहीं कोई पॉइंट दिया है बीच में, ये वाला पॉइंट देते हैं P, ठीक है, ओके। तो इसके जो कोऑर्डिनेट मुझे ये दे दिए, मतलब इस यहाँ पर ये दिया है 2i कैप, 3z कैप और 4k कैप। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, बोर्ड पे 3 डायमेंशन समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसका एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है वो 2i कैप है, z एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है वो 3z कैप पर है, सॉरी y एक्सिस पर जो है वो कहां पर है, 3z कैप पर, और z एक्सिस पर जो इसका परपेंडिकुलर है वो कहां पर है, 4k कैप पर, मतलब 1 2 3 4k कैप पर। मतलब अगर x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, यानी ये x एक्सिस पर कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल चुका, x एक्सिस के अकॉर्डिंग 2i कैप, y एक्सिस के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस चल चुका, 3z कैप, और z एक्सिस के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस चल चुका है, 4k कैप। तो इनका यूज, इनसे क्या होता है कि हमें किसी भी 3 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने का फायदा मिलता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज पर शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। कहाँ पर है इसकी एक्सरसाइज, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। देखो इन वेक्टर्स का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहला वेक्टर ए, पहला तो ये है ए बी और सी। देखो 3 वेक्टर्स है इसमें, मैं सिर्फ एक का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, वो है सी का। ए और बी का आप खुद निकाल सकते हैं। वेक्टर सी मेरे पास है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1 माइनस का 1/√3a। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये होगा i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, z वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये समझ में नहीं आएगा। मतलब अगर हमारे पास में कोई वेक्टर दिया है ए आई, ए कैप, बी कैप और सी कैप, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 1 का स्क्वायर 1/√3 का 3, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 3/3। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 1। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला देखो, एक मिनट जरा आंसर चेक भी कर ले, ठीक है। सेकंड वाला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। हमें 2 डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो मैंने सपोजिटली एक तो लिख दिया है 2i प्लस 3j प्लस k, दूसरा मैग्नीट्यूड ग्रेटर, मैंने एक वेक्टर तो ये लिख दिया। अब मुझे एक दूसरा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के सेम हो, मतलब इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड पता है ना,
मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो इसके लिए आई है उसके लिए भी सेम हो। सर आई कैप बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप। देखो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वो भी वही आएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या वो कंफ्यूजन हो गया, समझ में आ रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, जबकि एक्चुअल में ये दोनों के दोनों तो अलग वेक्टर्स है। ये i पर इसकी यूनिट वैल्यू कितनी है 2, इसकी कितनी है 1। तो इस टाइप के कितने वेक्टर्स हो सकते हैं, इस टाइप के इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें साइन चेंज कर दूं तो भी यही आएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलग है, वेक्टर अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो इस टाइप के कई सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी तो नहीं, लेकिन कई सारे वेक्टर्स बन सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी भी बन सकते हैं, अगर आप अपॉन वाले नंबर्स ले जाओगे तो इनफाइनाइटली मैनी में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद राइट 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वी हैव टू राइट 2 वेक्टर्स विच आर हैविंग द सेम डायरेक्शन। तो देखो a इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं 2i प्लस 5j माइनस k, और b इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 4i प्लस 10j माइनस 2k। ये 2 वेक्टर्स हैं, दोनों की सेम डायरेक्शन है। कैसे, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बन गया। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? तो क्या बन गया, ये बन गया। ये क्या है, ये वाला वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड में इसका डबल है, लेकिन है ये। अगर मान लो कि हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन है भाई, एक्चुअल में तो देखो ये k एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर सपोजिटली ये वाला पॉइंट यहां पर P, ठीक है, यहां पर है, तो दूसरे वाले क्या है इसका डबल, बाकी सब तो वही है, दूसरे वाला क्या है इसका डबल। तो दूसरे वाला इसी लाइन के ऊपर इसकी एरो की लेंथ से डबल एरो वाला होगा। नहीं आ रही मेरी बात समझने में, आ रही है ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही है। तो दोनों की क्या है, ये सेम डायरेक्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल। तो दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो पता नहीं है क्वेश्चन क्यों देते हैं 12th क्लास में। तो यहाँ पर तो आप देखकर भी बता सकते हैं, 2 चीजें अगर इक्वल होती हैं तो कंपैरेबल भी होती हैं, और कंपैरेबल होती हैं तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू आ जाएगा 3। ठीक है, चारों क्वेश्चन कॉपी करो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट्स 2i एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। तो देखो इनिशियल पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास में, 2i 2 1 सॉरी एंड 2 1 and -5 7।
तो देखो 2 1 एंड -5 7, इसमें दो ही वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक तो है 2 1 और दूसरा है 5 7। तो मैं P को तो ले लेता हूँ 2 1 और Q को ले लेता हूँ 5 7, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी के लिए सिंपल सी स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स में से P का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। 5 -2 and 7 -1, 5 -2 -7 and 7 -1 6। इसकी स्केलर क्वांटिटी तो ये होगी। और वेक्टर क्वांटिटी -5 -2 into I, 7 -1 into G। तो वेक्टर क्वांटिटी होगी माइनस का 5y प्लस का 7g, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a b एंड c। अब इन तीन वेक्टर्स का मुझे सम करना है। तो a इक्वल्स टू है I -2j प्लस k, I कैप माइनस का 2j प्लस k, 2j कैप प्लस k कैप। b मेरे पास में है माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k, और c मेरे पास में है i -16 -7। तो हमारे पास तीनों का सिर्फ सम करना है, a प्लस b प्लस c। a प्लस b प्लस c करने के लिए i के साथ में क्या है 1 -2 1, इसके साथ है i, j के साथ -2 प्लस 4 -6, इसके साथ में है j के साथ में 1 प्लस 5 -7 के साथ है k। तो ये आ जाएगा 0i माइनस का 4j और माइनस का k, ठीक है। तीनों वेक्टर्स का सम है। वेक्टर्स का सम करते हुए जो जिस डायरेक्शन का कंपोनेंट है उसी डायरेक्शन में ऐड होगा। मतलब आई कैप वाले आई कैप के साथ, जे कैप वाले जे कैप के साथ, के कैप वाले के कैप के साथ। यही रूल हम सब्ट्रैक्शन में भी लगाएंगे। इसके बाद फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में। तो इसमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा। हमारे पास में वेक्टर a जो है वो है i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k। हाँ भाई सत्यम, यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? अरे बताया तो था तुम्हें। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए एक तो से कैप में लिखना, ये यूनिट वेक्टर होता है। अब वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो इसका जो वेक्टर a है, सॉरी यूनिट वेक्टर है i प्लस जे प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। वन का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, i प्लस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 6। देखो इसे यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसे यूनिट वेक्टर? क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1। यूनिट का मतलब क्या होता है 1। अगर आप इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो कितना आएगा 1। देखो चेक करके देखो, i का कंपोनेंट क्या है 1 बाय अंडर रूट 6। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो 1 बाय अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। दूसरा वाला भी 1 बाय अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। तीसरे वाला 2 बाय अंडर रूट 6 का, अंडर रूट 6 का 6, अंडर रूट 6 का 6, 2 का स्क्वायर 4 बाय 6। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है 1।
जगह तो है, क्वेश्चन और है। तो चलो पहले इसको कॉपी कर लो।